नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है और इस मौके पर रायपुर में कई कार्यक्रम हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और प्रदेश को कई विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने प्रदेश के 3 बड़े शहर रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ किया है, जिसमें महिला डॉक्टर और स्टाफ महिलाओं का निःशुल्क इलाज करेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित इंदिरा गांधी की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने शाम को नवा रायपुर में खनिज विकास निगम के नए कार्यालय का लोकार्पण किया। साथ ही कृषि विश्वविद्यालय के पास 4 एकड़ जमीन में 17.5 करोड़ की लागत से बनने वाले टेनिस स्पोर्ट एकेडमी का निर्माण का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने खरोरा तिल्दा मार्ग पर 555 हेक्टेयर में विकसित इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी मोहरेंगा का लोकार्पण भी किया। दाई दीदी क्लिनिक योजना वो 3 बस रायपुर, बिलासपुर और भिलाई, दुर्ग में वो संचालित अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है। उसमें सारे जो स्टाफ है वो महिलाएं होंगी और ये जो क्लिनिक है केवल महिलाओं के लिए है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आवागमन से राजनीतिक वातावरण और क्रांतिकारियों के विचारों से ओत-प्रोत बाल्यकाल से इंदिरा जी रही हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नवा रायपुर के सेक्टर 24 में बन रहे नए सीएम हाउस का निरीक्षण किया है। उन्होंने भवन के निर्माण की प्रगति के बारे में अफसरों से जानकारी ली है। अफसरों ने मुख्यमंत्री को नए सीएम हाउस का डायग्राम दिखाया, जिस पर उन्होंने बेहतर और जल्दी काम करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि नवा रायपुर के निर्माण में अब तक 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, लेकिन वहां आम लोगों की आवाजाही कम है। इसलिए सरकार की कोशिश है कि नवा रायपुर में ही मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों और विधायकों के साथ अफसरों का आवास बने और वे वही रहें। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। किसानों की आत्महत्या और केंद्र की घटना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर पलटवार करते हुए कहा है कि 15 साल सत्ता में रहते हुए डॉक्टर रमन सिंह कितने लोगों की आत्महत्या पर संज्ञान लेने गए। वे सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। धान खरीदी को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है और किसानों को धान खरीदी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम ने कहा कि हम नजर बनाए हुए हैं और व्यवस्था चाक चौबंद करेंगे। वहीं कांग्रेस में हो रही लगातार हार को लेकर तारिक अनवर, कपिल सिब्बल और पी चिदंबरम के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस विषय पर नेताओं को उचित फोरम में बात रखना चाहिए। 15 साल में रमन सिंह किसी आत्महत्या की घटना में कहीं गए? कोई मंत्री उनका गया है जो आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं? हम पूरी निष्पक्ष जांच कर रहे हैं और जो भी कारण है उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है, हम 1 दिसंबर को धान खरीदी शुरू करेंगे। हालांकि भारत सरकार से जो बारदाना मिलना था वो नहीं मिल पाया। 4.5 लाख गठान के हम डिमांड किए थे और 1,43,000 गठान ही हम लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। 70,000 गठान प्लास्टिक के हम लोग ऑर्डर दिए हैं, वो भी दिसंबर के आखिरी तक मिलेगा, लेकिन बारदाने की कमी नहीं होने देंगे। हम इस प्रकार से व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि यहाँ जो स्थिति है उसमें नज़र बनाए हुए हैं ताकि कोई यदि कोरोना बढ़ता है तो उसे हम निपट सकते। देखिए, पार्टी का आंतरिक मामला है और सारे नेताओं से मैं यही कहना चाहूँगा, लगातार CWC की बैठकें होती है, उसमें अपनी बात रखें, सार्वजनिक रूप से न कहें। और राजधानी रायपुर से लगे अभनपुर के केंद्रीय गांव में 5 लोगों के मौत के मामले में सियासत शुरू हो गई है। जांच के लिए आज भाजपा नेताओं की टीम गांव पहुंची और मृतक के परिजनों से मुलाकात की। साथ ही घटना की न्यायिक जांच की मांग करते हुए भाजपा ने प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पलटवार करते हुए सवाल किया कि अपने 15 साल के शासनकाल में रमन सिंह ने कितनी बार आत्महत्या के बाद संज्ञान लिया है।
राजधानी रायपुर से लगे केंद्रीय गांव के एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के बाद सन्नाटा पसरा था, जिसे सियासी हलचल ने तोड़ा। भाजपा के तमाम बड़े नेता दिवाली के 2 दिन बाद पूरे परिवार की हत्या कर फांसी लगा लेने वाले कमलेश साहू के घर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद सुनील सोनी और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने मृतक के परिजनों से मुलाकात करने के साथ साथ ग्रामीणों से भी बात की। भाजपा ने मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हुए सरकार के संज्ञान न लेने पर सवाल उठाया। क्या ऐसी परिस्थिति छत्तीसगढ़ में बनती जा रही है कि पूरे परिवार को समाप्त करने के लिए परिस्थिति में जाना पड़ा? सबका इन्वेस्टिगेशन सामान्य पुलिसिया जांच से नहीं होगा, इसके उच्च स्तरीय जांच हो और उसके लिए हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जांच कराएं, क्योंकि जांच से वो परिस्थिति के बारे में जानकारी होगी, हम सबको होगी और परिजनों को भी संतुष्ट होगा। देखिए, इस तरह की घटनाएं होना न केवल उस परिवार के लिए बल्कि इस प्रदेश के लिए भी एक कलंक है, क्षति है और सरकार के लिए भी प्रश्न चिन्ह है कि आखिर उनके राज्य में इस प्रकार की घटनाएं क्यों घट रही है, उसके पीछे कारण क्या है और आने वाले समय में इसमें ब्रेक कैसे लगे। मुझे लगता है इस पे ज़्यादा कार्रवाई करने की आवश्यकता है, इसलिए घटना के पटक्षेप बहुत आवश्यक है। भाजपा नेताओं के दौरे से मामले ने तूल पकड़ा तो पलटवार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया। मुख्यमंत्री ने रमन सिंह पर सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे अपने शासनकाल में कितने पीड़ितों और सुसाइड करने वालों के घर पहुंचे हैं। 15 साल में रमन सिंह किसी आत्महत्या की घटना में कहीं गए? कोई मंत्री उनका गया है जो आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं? हम पूरी निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। उनका काम है जाना। इसके पहले जब 15 साल सरकार में थे तब तो किसी भी प्रकार के इस प्रकार आत्महत्या हुआ या अन्य कोई बातें हुई, वहाँ कोई नहीं गया। आज जा रहे हैं तो जाएं, पर इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। 4 खून के बाद खुदकुशी के इस मामले में पुलिस की जांच जारी है, लेकिन कई सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले। आखिर ऐसी परिस्थिति बनी क्यों? ऐसी क्या निराशा थी? ऐसी कौन सी वजह थी कि पूरे परिवार को मौत की नींद सुलाकर मुखिया ने खुद दुनिया छोड़ दी? इन सब के बीच सवाल ये भी, आखिर इतनी बड़ी घटना के बाद प्रशासन और सरकार की ओर से कोई आंसू पोंछने वाला कमलेश साहू के आंगन तक क्यों नहीं पहुंचा? क्या चाहते हो शासन प्रशासन से? आप क्या चाहते हो? एक दूसरा, कोई सुसाइडल नोट, कोई पत्र वत्र लिख के गया कहीं, किसी से कोई चर्चा वर्चा किया अपने तकलीफ के बारे में? नहीं सर, वैसे तकलीफ तो नहीं की। बाकी उस दिन तो आप भी थे जो दिखाए थे, उसमें लिखा हुआ था। उस वक्त मैं बोला हूँ कि ये उनका मतलब राइटिंग नहीं लग रहा है मेरे को, स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे करके मैं आपके सामने भी बोला हूँ। शासन से क्या चाहते हो? अब तो आपका पूरा शासन से चाहते हैं कि इनको मतलब अभी शासकीय मदद दिलाया जाए। इन्होंने एक बात कही है जो गौर करने वाली है कि जो सुसाइडल नोट मिलने की बात पुलिस कह रही है, उस सुसाइडल नोट में क्या लिखा है ना तो इनको चाचा को मालूम है, ना इनके भाई को मालूम है, ना इनके इस भाई को मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। तो ये एक पत्र की कॉपी मिलना चाहिए। और पहले तो उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि उसमें जो लिखावट थी वो कमलेश साहू की नहीं है थी। शायद इन्हीं सभी बातों का जवाब जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता आज यहाँ पर आए हैं और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उन्होंने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 केंद्रीय। और छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होने वाला है और इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा है कि कोरोना संकट को देखते हुए पिछली बार की तरह इस बार भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा, वहीं जांच के बाद ही विधायक सैनिटाइज होकर और मास्क लगाकर विधानसभा में प्रवेश कर सकेंगे। कोरोना संकट को देखते हुए तमाम सावधानियों का ध्यान रखा जाएगा। आपको बता दें कि इस बार के शीतकालीन सत्र में कुल 7 बैठकें होंगी, जिसमें बीच में 25 से 27 दिसंबर तक अवकाश भी रहेगा। 21 तारीख से 30 तारीख तक हम प्रश्नकाल भी होंगे और जो सप्लीमेंट्री बजट भी संभवतः आने का है, जो विधेयक हैं वो भी आने वाले हैं। इस तरह पूरे एक सत्रकाल छोटा रूप में 8 दिन का होगा। कोविड प्रोटोकॉल को तो बनाना पड़ेगा।
और रायपुर में एसीबी और ईओडब्ल्यू को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 5000 करोड़ के घोटाले में आरोपी समुद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए न्यायिक रिमांड पर 3 दिसंबर तक के लिए भेज दिया है। समुद्र सिंह आबकारी विभाग के पूर्व ओएसडी रहे हैं और ओएसडी रहते करीब 5000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है, जिस पर एसीबी और ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज है। साथ ही समुद्र सिंह पर बेनामी संपत्ति का केस भी दर्ज है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग में साल 2011 से 2017 तक ओएसडी रहे समुद्र सिंह पर शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाते हुए 1400 करोड़ रुपए की राजस्व हानि पहुंचाने का आरोप है। साथ ही उन पर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप है। ईओडब्ल्यू के मुताबिक समुद्र सिंह को कई बार नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद ईओडब्ल्यू टीम ने उनके कई ठिकानों पर छापे की कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति मिलने का खुलासा किया। पूर्व ओएसडी छापे के पहले से ही अपनी पत्नी के साथ गायब थे। पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व ओएसडी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। ईओडब्ल्यू ने फरार बताते हुए उनका पता बताने वाले को 10,000 रुपए के नगद इनाम की घोषणा भी की थी। और रायपुर के खमतराई पुलिस ने कोयला की हेराफेरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यार्ड मालिक आमिर अली और रईस खान पर शिकंजा कसा है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आपको बता दें कि हेराफेरी का मास्टरमाइंड प्रीतम सरदार और यार्ड मालिक सरफराज अब भी फरार है। तो रायपुर के खमतराई पुलिस ने कोयला की हेराफेरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यार्ड मालिक आमिर अली और रईस खान पर शिकंजा कसा है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए। तहसीन, आमिर अली और रईस दोनों गिरफ्तार हो गए, लेकिन सरफराज अब भी फरार है। निश्चित तौर पे कि ये बड़ी कार्रवाई करते हुए जो जिस तरीके से जो कोयले की जो अफरा तफरी और जो हेरा फेरी का जो एक मामला बड़ा खुलासा हुआ था, जिसमें उसके बाद जो है पुलिस ने इसमें हरकत में आई थी और उसके बाद पुलिस ने पहले जो 8 लोगों को जो गिरफ्तार करके जेल भेजा था, उसके बाद इस पूरे मामले में जो 2 यार्ड मालिक हैं जो आपस में रिश्तेदार भी हैं, आमिर अली और रईस अहमद, ये दोनों एक्चुअल मालिक हैं उस जो यार्ड के, जहाँ पे ये जो साउथ अफ्रीका से जो कोयला आता था उसको ला के उसकी जगह घटिया कोयले की मिलावट करते थे, अफरा तफरी करते थे। उसके बाद वो पावर जो प्लांट हैं उनमें सप्लाई करते थे, तो उससे करोड़ों का नुकसान इन्होंने वहाँ पे पहुँचाया है। इस पूरे मामले में इनको गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद आज उनको जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसमें ये बात सामने आई कि कोर्ट में उनकी ज़मानत अर्जी भी लगी थी और उसमें ये बात सामने आई कि ये इनकी मामला जो है गंभीर है और इसमें मुख्य आरोपी जो हैं प्रीतम सरदार और सरफराज, ये अभी फरार हैं। उसको देखते हुए न्यायालय ने आज उनको उनकी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी, उसके बाद उनको जेल भेज दिया है। तो इस पूरे मामले में अगर बात करें तो ये पूरा एक गिरोह काम कर रहा था, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस से मिली जो जानकारी हमारे पास है उसमें ये बात सामने आई कि ये जो आमिर अली और जो रईस अहमद हैं, ये इनका यार्ड है और 11,000 स्क्वायर फीट की जो ज़मीन है, इन दोनों के अलग अलग नाम है, लेकिन आमिर ने इसको दस्तावेजी जो उसमें षड्यंत्र के तहत उन्होंने जो सरफराज है उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया था पूरे 22,000 एकड़ का जो ज़मीन है उसका। तो उसके चलते उसके बाद यहाँ पे एक बताना ज़रूरी होगा विजय जी कि यहाँ पे जो रईस अहमद है, ये रईस अहमद पुराना कोयला चोर है और इसके बारे में बताया जाता है ये कोयला चोरी के मामले में पहले भी कई बार कोरबा में, रायपुर में जेल जा चुका है। तो इसमें पुलिस ने जांच में ये पाया कि इनकी संलिप्तता जो है, सिर्फ ये एग्रीमेंट करने से ही इनका अपराध नहीं था, इसमें इनके जो मुख्य अपराध है उसमें भी इनकी संलिप्तता मिली। तो उसके बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं जो इस पूरे जो नेक्सस है जो चल रहा था विशाखापट्टनम से रायपुर तक, उसमें जो मास्टरमाइंड है वो है प्रीतम सरदार।
प्रीतम सरदार के बारे में बताया जा रहा है कि ये भी पहले एक निजी पावर प्लांट में नौकरी करता था, वहाँ से ये कोयले की पूरा अफरा तफरी करना सीखा है। उसके बाद इसने 6 से 7 सालों में ये बेनामी संपत्ति बनाई है, जिसमें हीरापुर में उसका एक बंगला है, काफ़ी बड़ा बंगला बन रहा है उसका। उसके बाद बालाजी ग्रीन सिटी में उसने एक महंगा फ्लैट भी वहाँ पे लिया है और महंगी कारों का बड़ा शौकीन है। इसके पास कई बड़ी महंगी कारें भी हैं। और जिस तरीके से अभी बात आई है सरफराज के बारे में, तो सरफराज के बारे में बताया जा रहा है कि सरफराज ने एक यार्ड किराए पे लिया था और प्रीतम के साथ मिलके ये इसकी पूरी अफरा तफरी करता था। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इसमें ये पूरा एक गिरोह काम कर रहा था। यहाँ पे एक बात और बताना लाजमी होगा यहाँ पे विजय जी, कि कुछ जो पावर प्लांट के कुछ कर्मचारियों को भी पुलिस ने संदेह के दायरे में लिया है और उनसे पूछताछ कुछ लोगों से हुई और कुछ लोगों से अभी करना बाकी है। इसमें ये पूरा सेट करते थे। इनके अगर मॉडल्स की अगर बात करते हैं विजय जी, तो ये लोग विशाखापट्टनम से जो समुद्र तट से वो लाते थे, जो जहाज़ के माध्यम से साउथ अफ्रीका से जो कोयला आता है, अच्छी क्वालिटी का महंगा कोयला होता है, वो उसको लाते थे और लाने के बाद इसी यार्ड में ला के उसमें जैसे 50 टन अगर कोयला है साउथ अफ्रीका का आ रहा है, तो उसमें 25 टन जेसीबी की मदद से उसको निकाल के उतार के उसमें घटिया किस्म का जो कोयला है उसको नीचे लगा के उसके ऊपर पानी डाल देते थे। यहाँ पे एक बात और सामने आई है इस पूरे षड्यंत्र में कि इसमें जो प्रीतम सरदार है वो ड्राइवरों से पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि जो ड्राइवर जो है वो बताया कि उन्होंने कि वो पावर प्लांटों में तभी जाते थे जब उनके आदमी सेट होते थे, तो उनके कहने से ही उसी समय पे ये लोग जाते थे, जिससे कि वहाँ पे जो वहाँ के जो कुछ कर्मचारियों की जो मिली भगत है उनकी भी वो वहाँ पे कोयला उतार ले और किसी को पता ना चले। तो ऐसा ये पूरा करीब 1 से 1.5 साल से ये लोग काम कर रहे थे। तो अभी फिलहाल अगर बात करें तो इस पूरे मामले में जो इसका मास्टरमाइंड है प्रीतम सरदार और जो सरफराज है यार्ड मालिक, ये अगर इनकी गिरफ्तारी होती है तो आने वाले दिनों में कई बड़े नाम इसमें सामने आएंगे और ये पूरी अफरा तफरी कब से हो रही थी इस बात का बड़ा खुलासा होगा। जी शुक्रिया तहसीन, इस तमाम बातचीत के लिए नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रायपुर कैपिटल राउंड टेबल ने शिक्षा के क्षेत्र में एक और सौगात सरकारी स्कूल के छात्रों को दी है। संस्था ने रायपुर से लगे कुम्हारी के परसदा गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल के जर्जर भवन को तोड़कर 2 मंजिला नया स्कूल भवन तैयार कर दिया है। 4 क्लासरूम वाले इस भवन को स्कूल प्रबंधन को सौंप दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही इस संस्था की इस नेक पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। ये तस्वीरें रायपुर से लगे और दुर्ग जिले के कुम्हारी के पास परसदा गांव के सरकारी स्कूल की है, जिसे RCRT यानी रायपुर कैपिटल राउंड टेबल नाम की संस्था ने बनाया है। दरअसल जहां चाह वहां राह की सोच के साथ राउंड टेबल इंडिया के तहत RCRT यानी रायपुर कैपिटल्स राउंड टेबल नाम की संस्था काम कर रही है। इसी कड़ी में उसने परसदा स्कूल के पुराने जर्जर भवन को डिसमेंटल कर 2 मंजिला नया भवन बनाया और इसका शुभारंभ भी किया गया। 18 लाख की लागत से बने इस नए भवन में 4 क्लासरूम बनाए गए हैं। संस्था हमेशा से शिक्षा के क्षेत्र में काम करती आई है। उस संस्था की तहत हमने यहाँ पे अभी पहले क्लासरूम्स का निर्माण किया है। इसके लिए हम लोग को जो सहयोग मिलता है वो संस्था से भी मिलता है, प्लस हम लोग जो इवेंट करते हैं रायपुर में अलग अलग तरीके के जो हम लोग पिछले 3-4 सालों से करते आ रहे हैं, उस माध्यम से हम जो पैसा जमा करते हैं उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक स्कूल के निर्माण की व्यवस्था के लिए प्लानिंग आपस में चालू करी और हम लकी रहे, हमारे पास में इस तरह के युवाएँ हैं जो इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उन्होंने फिर इसको देख के मेहनत करके इस काम को आगे बढ़ाया। नए भवन के शुभारंभ के बाद स्कूल परिसर में पौधारोपण भी हुआ। स्कूल के शिक्षक भी नए भवन के मिलने से काफी खुश हैं। उन्हें न सिर्फ नया भवन बल्कि 4 क्लासरूम भी मिल गए हैं, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में आसानी होगी। राउंड टेबल इंडिया को हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए अभी जैसे इस समय कोरोना काल नहीं होता तो हमारे बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त यहाँ पर भवन नहीं थे। आज हमको पर्याप्त भवन के रूप में 4 बड़ा हाल, और मैं समझता हूँ कि ऐसा जो अभी भवन है वो अच्छे प्राइमरी स्कूल के रूप में कहीं भी शासकीय भवन नहीं होगा। आपको बता दें कि रायपुर के 29 युवाओं ने मिलकर रायपुर कैपिटल्स राउंड टेबल संस्था बनाई है, जिसके माध्यम से वे लगातार शिक्षा के क्षेत्र में चैरिटी कर रहे हैं। संस्था कई तरह के चैरिटेबल फंक्शन भी ऑर्गेनाइज करती आई है ताकि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम के लिए ज्यादा फंड मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
छत्तीसगढ़ सरकार ने छठ पूजा के अवसर पर कल यानी कि शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की और सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को छठ पूजा की बधाई देते हुए कहा है कि कोरोना से बचते हुए हम ये त्योहार जरूर मनाएंगे। बिहार के हैं या उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के जो रहने वाले हमारे भाई बहन हैं, उनका ये त्यौहार और जहाँ जहाँ भी ये लोग हैं छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं, बहुत श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। बड़े कठिन उपवास हमारी बहनें रखती हैं। मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मध्य प्रदेश की खबरें। नमस्कार।